स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में अपने बात करने वाले हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने पढ़ रहे थे, जनवरी से लेकर जून तक का जो करंट अफेयर्स अपने पढ़ रहे थे उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पार्ट अपने पढ़ चुके हैं जिसमें अपने स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में आपने डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है, रक्षा प्रौद्योगिकी, उसको अपने पढ़ने वाले हैं। और जो अगली और लास्ट क्लास होगी साइंस टेक की, जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर्स की, उसके अंदर अपने जो अन्य प्रौद्योगिकी है सारी वो अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। जो रिवीजन का फॉर्मेट है वो ये है, थ्योरी क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ में आपकी पूरी थ्योरी कवर करवाई जा रही है, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने तो बोला था जुलाई में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, फिर हमें जनवरी से जून तक का क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो साइंस टेक्नोलॉजी है ये आपका एक पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए इसको पूरा पढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो स्पोर्ट्स होंगे और अदर सेगमेंट्स होंगे उनको अपने क्या करेंगे, जो मेजर न्यूज होगी वही कवर करेंगे, सारा कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आज की क्लास में अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, साथ साथ में इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले तो जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है इसको 5 सेगमेंट्स के अंदर अपने पढ़ेंगे। कितने सेगमेंट में पढ़ेंगे? 5 सेगमेंट्स के अंदर इसको पढ़ा जाएगा। सबसे पहला जो सेगमेंट है वो है आपके मिसाइल रक्षा और वायु रक्षा प्रणालियां, यानी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं और जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, जैसे आपने पीएडी, एएडी, S-400 इनके नाम सुने होंगे। ठीक है, इनके बारे में अपने को बात करनी है, मिसाइल डिफेंस और एयर डिफेंस सिस्टम्स। जिसके अंदर सबसे पहली जो न्यूज है वो बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है, जून की न्यूज है, जो कि है मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। ठीक है, मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये, जिसको शॉर्ट में अपने बीएमडी बोलते हैं। अब ये जो है ये डीआरडीओ के द्वारा 10 और 11 जून 2026 को द्वितीय चरण के तहत लगातार जो है इसके 3 फ्लाइट टेस्ट जो है वो सफल रहे हैं। 3 जो है इसके फ्लाइट टेस्ट जो है वो करवाए गए हैं। ठीक है, मल्टी लेयर्ड जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है उसके 3 फ्लाइट टेस्ट डीआरडीओ ने करवाए हैं 10 और 11 जून को, सेकंड चरण के अंतर्गत। और इसका जो तीसरा चरण है उसके तीसरे चरण के अंदर एडीएएच, अब ये एडीएएच क्या होते हैं, और एडीएएम, अगर आपने यहां पर दो चीजें हैं, एक तो है एडीएएच, एडीएएच, और एक है एडीएएम। इन दोनों का तो मीनिंग है एडवांस डिफेंस। ठीक है, और इस ए का मीनिंग है एंटी, यहां पर भी सेम ही है। ठीक है, एडवांस डिफेंस एंटी। और ये जो एच है ये आपका आता है हाइपरसोनिक के लिए, जो स्पीड होती है हाइपरसोनिक। ठीक है, और ये जो एम है ये आपने MIRV तकनीक के बारे में पढ़ा होगा, उस एम का सिंबल है ये। ठीक है, तो ये एंटी MRV है और ये एंटी हाइपरसोनिक है। एडीएएच और एडीएएम ये इसके तीसरे चरण में जो है वो विकसित हो रहे हैं। पहले दो चरणों, दूसरे चरण के तहत तो इसके जो फ्लाइट टेस्ट हैं 3 वो आपके सफल रहे हैं, और इसके तीसरे चरण में एडीएएच और एडीएएम, जो कि एक तो एंटी हाइपरसोनिक है और एक एंटी MIRV तकनीक है, ठीक है, उसका एंटी है, वो विकसित हो रहे हैं। अगर और इसमें बात करें तो ये जो है 5000 किलोमीटर से अधिक की जो ICBM होती है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक जो मिसाइल्स होती है, जो कि 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी की, ठीक है, वो, और उसके अलावा जो परमाणु वॉरहेड्स होते हैं उनको अंतरिक्ष या फिर वायुमंडल के अंदर हिट टू किल तकनीक से नष्ट कर सकती है। ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो कि 5000 किलोमीटर से अधिक की जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और जो परमाणु वॉरहेड्स होते हैं उनको अंतरिक्ष या फिर वायुमंडल के अंदर हिट टू किल तकनीक जो होती है उससे ये नष्ट कर सकती है। ऐसा ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, यानी कि ICBM तक इसकी मार है बेसिकली।
भारत इसके साथ ही अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन के क्लब में शामिल हो गया है। यानी कि इस प्रकार की जो डिफेंस सिस्टम है उसको विकसित करने में अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन के बाद में भारत जो है वो 5वां देश है। और ये जो है आपकी सुदर्शन जो चक्र जो रक्षा प्रणाली है, जो कि भारत बनाना चाह रहा है, सुदर्शन चक्र रक्षा प्रणाली भविष्य में उसका आधार बनेगी। कौन सी? मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, जिसको अपने शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीएमडी बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी न्यूज है। न्यूज क्या है? एक तो इसके सेकंड चरण के तहत 3 फ्लाइट टेस्ट हुए हैं डीआरडीओ के द्वारा। तीसरे चरण में इसमें एडीएच और एडीएएम इंटरसेप्टर जो है वो विकसित हो रहे हैं, जो कि हाइपरसोनिक और जो आपके MIRV तकनीक वाली मिसाइल्स हैं उनको नष्ट करेंगे। इसके अलावा ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो परमाणु वॉर हेड्स होते हैं उनको या तो अंतरिक्ष में या फिर वायुमंडल के अंदर हिट टू किल तकनीक से नष्ट कर सकती है। और भारत ये करने वाला 5वां देश जो है वो बन गया है, अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन के बाद। सुदर्शन चक्र रक्षा प्रणाली का ये भविष्य में आधार बनेगी। ठीक है, अगली न्यूज है प्रोजेक्ट कुशा से रिलेटेड। जो प्रोजेक्ट कुशा है डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया जा रहा भारत का स्वदेशी लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। ध्यान रखना, जो ये आपके प्रोजेक्ट कुशा है ये क्या है? एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे पहले अपने क्या पढ़ा था? बीएमडी। बीएमडी क्या है? बीएमडी है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और ये जो आपके प्रोजेक्ट कुशा है, इसको इधर करते हैं। और ये जो आपके कुशा है ये आपके एक एयर डिफेंस सिस्टम है। बेसिकली ये क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है जो डीआरडीओ ने विकसित किया है और भारत का ये स्वदेशी है। ठीक है, आपने S-400 का नाम सुना होगा, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खूब यूज किया था, जो कि रूस का डिफेंस सिस्टम है। ठीक है ना, उसी प्रकार अब भारत क्या है? भारत का स्वदेशी S-400 आप इसको बोल सकते हो प्रोजेक्ट कुशा को। तो प्रोजेक्ट कुशा जो है वो भारत का स्वदेशी S-400 है। प्रोजेक्ट कुशा जो है ये आपका भारत का स्वदेशी क्या है? S-400 है। ठीक है, ये स्वदेशी S-400 है बेसिकली प्रोजेक्ट कुशा। और क्या है इसमें? तो ये दुश्मन के जो जेट होते हैं, ड्रोन होते हैं और जो क्रूज मिसाइलें होती हैं उनको रोकने के लिए एक त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसके अंदर त्रिस्तरीय सुरक्षा जो है वो दी जाएगी आपको, त्रिस्तरीय सुरक्षा। ठीक है ना, इसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा है जिसके अंदर M1, M2 और M3 तीन ऐसे स्तर होंगे, M1, M2 और M3। ठीक है, M1 जो है वो 150 किलोमीटर तक होगा, M2 250 तक होगा और M3 350 से 400 किलोमीटर की मारक क्षमता रखेगा। ठीक है, अगर अपने एक्यूरेसी की बात करें इसकी तो 98% की एक्यूरेसी होगी। और कब तक ये भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा? 2028 से 2030 के बीच में ये भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। भारत का स्वदेशी S-400 जिसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट कुशा। तो ये आपके है प्रोजेक्ट कुशा, जो कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित है, भारत का स्वदेशी लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको भारत का स्वदेशी S-400 भी आप बोल सकते हो। दुश्मन के जो जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलें होती हैं उनको रोकता है, एक त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली प्रदान करता है, जिसमें M1 जो है वो 150 किलोमीटर तक, M2 250 किलोमीटर तक, M3 350 से 400 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखता है। एक्यूरेसी देखोगे तो 98% इसकी एक्यूरेसी है और 2028 से 2030 तक ये सेना में शामिल हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली जो है उसके दूसरे चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेकंड चरण की बात कर रहा है। डीआरडीओ के द्वारा जून 2026 में इसके तहत लगातार 3 सफल फ्लाइट टेस्ट किए गए, बिल्कुल सही बात है। फिर यह है कि यह 5000 किलोमीटर से अधिक की
इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनको हिट टू किल तकनीक से नष्ट कर सकती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके सफल परीक्षण के साथ ही भारत जो है वो अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन के विशेष क्लब में शामिल हो गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कौन से कथन सत्य हैं इसमें? तो तीनों ही कथन जो है वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ के प्रोजेक्ट कुशा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारत का स्वदेशी लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे स्वदेशी S-400 भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए एक त्रिस्तरीय सुरक्षा अधिकतम मारक क्षमता बता दी, M3 की बात कर रहा है, ये 350 से 400 प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। एक्यूरेसी इसकी 98% है और 2028-30 तक ये सेना में शामिल होगा, ये भी सही है। तो कौन से कथन सत्य हैं? सारे ही सत्य हैं। ठीक है, ये दो न्यूज अपने कवर की। अब चलते हैं अगली जो न्यूज है डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत, तो उसमें आती है स्वदेशी रुद्र M2। अगली क्या है? स्वदेशी रुद्र M2। रुद्र M2, तो जो स्वदेशी रुद्र M2 है उसका विकास किसने किया है? उसका विकास किया है जो आपके इमारत अनुसंधान केंद्र है हैदराबाद के अंदर, उसने इसका विकास किया है। इमारत अनुसंधान केंद्र जो हैदराबाद में है उसने इसका विकास किया है। किसका? स्वदेशी जो रुद्र M2 है। और ये है क्या? तो ये वायु से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। रुद्र M2 जो है वो वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि एयर टू सरफेस। ध्यान रखना, रुद्र M2 जो है एयर टू सरफेस वार करती है, एयर टू सरफेस। ठीक है, और इसका जो परीक्षण है वो सुखोई जो 30M के फर्स्ट है उससे इसका परीक्षण जो है वो किया गया है। सुखोई 30 जो है उससे इसका परीक्षण जो है किया गया है, और ये वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसका विकास किसने किया है? इमारत अनुसंधान केंद्र हैदराबाद ने। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। अगला आता है LRLACM। अब इसका तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, मैं आपको समझा देता हूं। LRLACM, LRLACM, एक तो इसका पूरा नाम है, उसी में इसकी सारी विशेषताएं शामिल हैं। L का मीनिंग है लॉन्ग, R का मीनिंग है रेंज, तो लॉन्ग रेंज यानी कि लंबी दूरी की। फिर L का मीनिंग है लैंड, और A का मीनिंग है अटैक, लैंड अटैक यानी कि सतह पर वार करेगी ये। CM का मीनिंग है क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक नहीं है, ध्यान रखना, ये क्रूज मिसाइल है। तो ये इसका पूरा नाम है बेसिकली LRLACM का। ठीक है, तो ये जो है आपके 100% स्वदेशी है, ध्यान रखना। पहली बात तो LRLACM जो मिसाइल है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो है वो 100% स्वदेशी है। मैंने बताया था लंबी दूरी की सतह पर हमला करने वाली एक क्रूज मिसाइल है। अगर रेंज की बात करोगे तो 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है, और इसका जो है वो परीक्षण किया गया है कहां से? चांदीपुर रेंज से। कहां से किया गया? चांदीपुर से। मेनली परीक्षण यहीं से होते हैं, जैसे अंतरिक्ष वाले होते हैं यहां से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, डिफेंस वाले यहां से। ठीक है, तो चांदीपुर से जो है इसका परीक्षण किया गया और ये 100% स्वदेशी है। फिर आता है कि ये जो आपके LRLACM है, यह वे पॉइंट जो नेविगेशन तकनीक है उसका उपयोग करती है। अब ये वे पॉइंट नेविगेशन तकनीक क्या है? GPS। ठीक है, GPS। तो ये वे पॉइंट नेविगेशन तकनीक का उपयोग करती है, और मोबाइल लॉन्चर और जो युद्धपोत होते हैं उनके जो यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल होते हैं उनसे इसको दागा जाता है। ठीक है, LRLACM जो कि लैंड पर अटैक करती है उसको मोबाइल लॉन्चर या फिर जो युद्धपोत होते हैं उनके जो यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल होते हैं उनसे इसको दागा जाता है। ठीक है, अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, और वो है आपके तारा। तारा क्या है बेसिकली? तो तारा जो है वो आपके है सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन। सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन, आपको पता ही है जो मिसाइल का टाइप होता है सामरिक और युद्धक, तो ये एक टैक्टिकल बेसिकली
प्रणाली है, ठीक है। और ये स्वदेशी है, तो स्वदेशी सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन, तो ये भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड वेपन प्रणाली है। ग्लाइड वेपन क्या होती है? दूर से, है ना, सटीक निशाना लगाना। तो भारत की पहली जो स्वदेशी ग्लाइड वेपन प्रणाली है, जिसको कि RCI जो इमारत अनुसंधान केंद्र है हैदराबाद, उसी ने ही विकसित इसको किया है। और इसका सफल परीक्षण जो है वो किया गया है ओडिशा तट से मई 2026 के अंदर। पहला सवाल तो तारा की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन, स्वदेशी है, भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड वेपन प्रणाली है, ठीक है। जो आप ये भी बोल सकते हो मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है, जिसको कि RCI हैदराबाद जो है इमारत अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, उसने इसको विकसित किया है और मई 2026 में ओडिशा तट पर इसका सफल परीक्षण हुआ है, ठीक है। अब इसमें कहा इनका परीक्षण हुआ है, ये सब आपको याद करने की एज सच नीड नहीं है, आपको इनकी विशेषताओं को याद करना। नेक्स्ट इसमें आता है नेत्रा सिस्टम। नेत्रा सिस्टम जिसको अपने बोलते हैं आसमान से आंख, क्या बोलते हैं? आसमान से आंख। अगला है नेत्रा, नेत्रा प्रणाली। नेत्रा प्रणाली को अपने बोलते हैं आसमान से आंख। ठीक है, अब ये नेत्रा प्रणाली नाम से स्पष्ट हो गया, आसमान से आंख यानी कि डिफेंस सिस्टम है। तो ये आपके स्वदेशी हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली है। नेत्रा क्या है? आपके हवाई चेतावनी, यानी कि एयर के अंदर कोई हमला होने वाला है तो उससे रिलेटेड ये चेतावनी आपको देगा और कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली है नेत्रा सिस्टम, जो कि 25 जून 2026 को वायुसेना को सौंपी गई है, ठीक है ना। नेत्रा जो सिस्टम है वो 25 जून 2026 को वायुसेना को सौंपी गई है और ये आपकी स्वदेशी जो है AEW&C प्रणाली है, ठीक है ना। इसे ब्राजील के जो एम्ब्रेयर EMB 145 विमान है उस पर इसको विकसित किया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि नेत्रा सिस्टम को किस विमान पर विकसित किया गया है, तो ये ब्राजील का विमान है जिसका नाम है एम्ब्रेयर EMB 145, ठीक है। एम्ब्रेयर यहां से ही हो जाएगा, एम्ब्रेयर, EMB तो एम्ब्रेयर का ही है 145, ठीक है। एम्ब्रेयर 145 जो विमान है इस पर इसको विकसित किया गया है, ब्राजील का ये विमान है। सरकार जो है उसने एयर इंडिया के विमानों पर उन्नत नेत्र मार्क 2 सिस्टम, जिसके अंदर टोटल 6 यूनिट होती है, उसको विकसित करने की भी मंजूरी दी है। नेत्र मार्क 2 सिस्टम्स को भी विमानों के ऊपर विकसित करने की मंजूरी दी है, जिसमें टोटल 6 यूनिट्स होंगी। तो ये आपके नेत्रा सिस्टम है जिसको आसमान से आंख की संज्ञा भी दी गई है और इसको वायुसेना जो है उसको सौंपा गया है, जिसको विकसित किया गया है ब्राजील के एम्ब्रेयर EMB 145 विमान के ऊपर। अगली आती है VSHORADS, जिसका पूरा नाम है वेरी शॉर्ट, है ना, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज मतलब बहुत कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि चांदीपुर से परीक्षित है और इसकी 3 सफल उड़ान परीक्षण, 3 फ्लाइट टेस्ट इसके सफल हुए हैं। और यह एक सैनिक के द्वारा कंधे पर रखकर दागी जाने वाली, जिसको अपने मैन पैड्स बोलते हैं, प्रणाली है जो चलते हुए लक्ष्य बदल सकती है, ठीक है। सैनिक अपने कंधे पर रखकर इसको दाग सकता है, उस प्रकार का ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, सॉरी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको अपने बोलते हैं VSHORADS या फिर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अगला इसमें आता है SFDR तकनीक। SFDR तकनीक क्या है? तो सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट, चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण हुआ है। और ये SFDR जो है इसको आपको ध्यान से समझना है। तो ये आपकी लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी, जिसमें एयर टू एयर, है ना, एयर टू एयर मिसाइलों के लिए ध्यान रखना ही। SFDR तकनीक किसके लिए? एयर टू एयर जो वार करती है उन मिसाइलों के लिए।
अगला इसमें आता है अग्नि 3 मिसाइल। जो अग्नि 3 मिसाइल है वो आपके चांदीपुर से उसका सफल परीक्षण हुआ है। अग्नि 3 मिसाइल का 3000 से 3500 किलोमीटर उसकी मारक क्षमता है, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये सारी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। तो अग्नि 3 जो मिसाइल है उसका चांदीपुर से सफल परीक्षण हुआ है। 3000 से 3500 किलोमीटर की उसकी मारक क्षमता है, मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, फिर आती है अगली मिसाइल जो कि है स्ट्रेला 10 मिसाइल। अब ये स्ट्रेला 10 जो मिसाइल है नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इसके। स्ट्रेला 10 मिसाइल जो है इसका पोखरण के अंदर भारतीय सेना ने परीक्षण किया है और ये कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। अब आप फंसोगे कहाँ कि कौन सी सतह से हवा में है, कौन सी हवा से सतह में है, कौन सी वायु से वायु में है। तो सिंपल है, स्ट्रेला जो है वो आप सह से शुरू होता है, तो ये भी सतह से शुरू होगी और सतह से हवा में वार करेगी। ठीक है, इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो। स्ट्रेला 10 मिसाइल जो कि पोखरण से, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोखरण से इसका परीक्षण किया गया है, भारतीय सेना ने इसका परीक्षण किया है। कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। दूरी की बात करें तो 610 किलोमीटर इसकी रेंज है परास। अगली आती है आपके NASMSR, जिसको अपने बोलते हैं नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। ठीक है, नेवी के अंदर। तो बंगाल की खाड़ी में पहला इसका साल्वो जो है वो लॉन्च हुआ है और ये भारत की पहली स्वदेशी हवा से दागी जाने वाली एंटी शिप मिसाइल है। एंटी शिप मिसाइल है, ठीक है, शिप्स को नष्ट करेगी, लेकिन ये दागी कहां से जाएगी? हवा से दागी जाएगी। ठीक है, तो ऊपर से वार होगा सीधा समुद्र पर। तो हवा से दागी जाने वाली एक एंटी शिप मिसाइल है जिसका नाम क्या है? NASMSR। अगर आप इसको देखोगे तो नेवल एंटी शिप मिसाइल, लेकिन शॉर्ट रेंज की है, ये ध्यान रखना। बंगाल की खाड़ी से इसका पहला साल्वो लॉन्च किया गया है और ये भारत की पहली स्वदेशी हवा से दागी जाने वाली एंटी शिप मिसाइल है। अगर अपने इसकी और विशेषताएं देखें, इसकी रेंज कितनी है? 55 किलोमीटर की है। 100 किलो इसमें हाई एक्सप्लोरेटिव वॉरहेड है। जो इसमें वॉरहेड लगा हुआ है जो अटैक करेगा, बेसिकली वॉरहेड आगे का जो हिस्सा होता है वो इसमें 100 किलो का है। अगली आती है सूर्यास्त्र। सूर्यास्त्र प्रणाली क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। सूर्यास्त्र भारत की पहली 300 किलोमीटर की जो यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग प्रणाली है वो है। सूर्यास्त्र क्या है? सूर्यास्त्र आपके एक यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग प्रणाली है भारत की। ठीक है, 300 किलोमीटर इसकी रेंज है। कितनी रेंज है? 300 किलोमीटर इसकी रेंज है सूर्यास्त्र की, और ये एक यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग प्रणाली है। अब सवाल ये आता है इसका विकास किसने किया है? सूर्यास्त्र का विकास किया है पुणे की जो कंपनी है NIBE लिमिटेड। NIBE लिमिटेड ने इसका विकास किया है और इसके विकास में सहयोग किया है इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम्स ने। इजराइल की जो कंपनी एल्बिट सिस्टम है उसके सहयोग से इसको विकसित किया गया है। तो ये है सूर्यास्त्र प्रणाली जो कि एक यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग प्रणाली है। पुणे की जो NIBE लिमिटेड है उसके द्वारा इजराइल की एल्बिट सिस्टम के सहयोग से इसका विकास किया गया है। ठीक है, इसके बाद में पाकिस्तान की जो है एक तैमूर मिसाइल है ना, वो चर्चा में है। पाकिस्तान के द्वारा विकसित कम दृश्यता वाली सबसोनिक है, लंबी दूरी की एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है। ठीक है ना, ये क्या है? एक क्रूज मिसाइल है। आप तो इतना याद रख लेना, तैमूर मिसाइल कौन सी कंट्री की है? पाकिस्तान की। और सैयद 3G मिसाइल किसकी है? ईरान की। ठीक है, तैमूर आप नाम से स्पष्ट कर सकते हो कि ऐसा जालिम नाम कौन सी कंट्री रख सकती है, तो पाकिस्तान ही होगी ऑब्वियसली। सैयद 3G मिसाइल जो किसकी है? ईरान की। तो ईरान के द्वारा लॉन्च इंफ्रारेड होमिंग सीकर से लैस सतह से हवा में मार करने वाली एक नौसैनिक मिसाइल है। तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? एक तो तैमूर कौन सी कंट्री की है? तो पाकिस्तान। सैयद 3G मिसाइल कौन सी कंट्री की है? ईरान। दूसरा आता है तैमूर मिसाइल क्या है? क्रूज मिसाइल है। ठीक है, बस ये याद करना है।
और ये जो सैयद मिसाइल है ये आपके एक नौसैनिक मिसाइल है जो कि आपके सतह से हवा में वार करती है। कहाँ वार करती है? सतह से हवा के अंदर। बाकी इनकी गति क्या है ये सब याद करने की नीड नहीं है, ठीक है। अब कुछ प्रश्न देखते हैं यहां पर। आगे तो नहीं दिए हुए हैं इससे रिलेटेड प्रश्न, इधर हैं तो देख लेते हैं। भारत की पहली 100% स्वदेशी लंबी दूरी की सतह पर हमला करने वाली जो क्रूज मिसाइल LRLACM है उसकी मारक क्षमता कितनी है? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसकी मारक क्षमता कितनी है बेसिकली? LRLACM 1000 किलोमीटर। कितनी है? 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो इसकी मारक क्षमता कितनी है? 1000 किलोमीटर। हाल ही में भारतीय वायुसेना को सौंपी गई स्वदेशी हवाई चेतावनी और जो नियंत्रण प्रणाली नेत्रा है उसको किस विमान पर विकसित किया गया है? तो इसको मैंने बताया था, ब्राजील का एम्ब्रेयर EBM 145 जो विमान है उसके ऊपर इसको विकसित किया गया है, ठीक है। ये आपके डिफेंस सिस्टम थे सारे के सारे। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि आपके नौसेना से रिलेटेड है और युद्ध पोतों से रिलेटेड है, नेवी से रिलेटेड है बेसिकली। इसके अंदर सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज है आपके 21 जून 2026 की, जिसमें 3 स्वदेशी जो युद्ध पोत है उनका जलावतरण हुआ है, ठीक है। लॉन्चिंग हुई है बेसिकली। 3 स्वदेशी जो युद्ध पोत हैं उनका जलावतरण हुआ है। कहां से हुआ है, कौन कौन से ये स्वदेशी युद्ध पोत हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। पहली बात तो ये है इनका जलावतरण कहां से हुआ है, तो इनका जलावतरण हुआ है कलकत्ता का जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है वहां पर। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 3 जहाजों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। 3 जहाज इसमें शामिल किए गए हैं जिनका निर्माण किसने किया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जो कंपनी है उसने, और डिजाइन किसने किया है? वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने, ठीक है। और क्या ये 100% स्वदेशी है? नहीं, ये 75% से प्लस स्वदेशी है, 100% नहीं है। ये फैक्ट आपको दिया जा सकता है। क्या क्या फैक्ट है? पहला तो ये है कि ये जो 3 स्वदेशी युद्ध पोत हैं ये कौन कौन से वो तो आगे देख लेंगे, लेकिन इनका जलावतरण जो है वो कहां से किसने किया है, कब किया है? तो कब? तो 21 जून 2026 को। कहां से? तो कोलकाता का जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है वहां से। किसने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इनका निर्माण किसने किया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने, और डिजाइन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने, ठीक है। और ये 75% से अधिक स्वदेशी है। फिर ये कौन कौन से हैं बेसिकली 3 युद्धपोत? तो इसमें आते हैं आपके, पहला आता है INS दूनागिरी। पहला आता है INS दूनागिरी। यही पूछा जा सकता है सीधा सीधा प्रश्न कि 3 जो हैं वो आपके जलावतरण किए गए हैं, निम्न में से कौन सा उनमें से नहीं है? दूसरा आता है INS संशोधक। एक INS दूनागिरी है, एक INS संशोधक है, और एक आपके है INS अग्रय। INS अग्रय, ठीक है। ये 3 जो युद्ध पोत है इनका क्या किया गया है? जलावतरण किया गया है 21 जून 2026 को। अब इनकी भी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जैसे कि INS दूनागिरी जो है वो प्रोजेक्ट 17A जो है उसके तहत नीलगिरी श्रेणी का 5वां स्टील्थ फ्रिगेट है, ध्यान रखना, ठीक है। 5वां स्टील्थ फ्रिगेट है नीलगिरी श्रेणी का। तो ये आपसे पूछा जा सकता है INS दूनागिरी कौन सी श्रेणी का है? नीलगिरी श्रेणी का है, प्रोजेक्ट 17A के तहत। और इसमें ब्रह्मोस और जो मीडियम रेंज मिसाइल्स है वो लगी हुई है।
फिर अगर आपसे पूछ ले कि जो आईएनएस संशोधक है वो क्या है, तो ये आपके जो सर्वेक्षण पोत श्रेणी है, विशाल सर्वेक्षण जो पोत श्रेणी है उसका क्या है, चौथा जहाज है। वो नीलगिरी श्रेणी का क्या था, पांचवा जहाज था, और ये आपके विशाल सर्वेक्षण पोत श्रेणी का क्या है, चौथा जहाज है आईएनएस संशोधक, जो कि तटीय और गहरे समुद्र के अंदर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और वैज्ञानिक डेटा जुटाने के लिए काम में आता है। ठीक है, आरओवी प्रणालियों से ये लेस है। आईएनएस जो अग्रय है, अग्रय ऐसे अर्नाला, तो अर्नाला श्रेणी का पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्ध पोत कार्यक्रम का ये चौथा पोत है, ध्यान रखना ये फोर्थ पोत है, वो एक पांचवा है, बाकी ये दोनों फोर्थ है। ठीक है, अर्नाला श्रेणी का जो पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्ध पोत कार्यक्रम है, जो ASWC जिसको बोलते हैं, उस कार्यक्रम का ये चौथा पोत है, जो कि हल्के टॉर्पिडो और सोनार जो है उस सिस्टम से लेस है। तो ये आपका है आईएनएस अग्रय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। अगली जो है न्यूज वो आईएनएस अरिदमन से रिलेटेड है। आईएनएस अरिदमन से रिलेटेड है। अप्रैल 2026 के अंदर नौसेना में शामिल भारत की तीसरी स्वदेशी अरिहंत श्रेणी की परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। आप सबको पता है आईएनएस जो अरिदमन है वो जो अरिहंत श्रेणी है उसकी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, और भारत की थर्ड है, ध्यान रखना ये अरिहंत श्रेणी की। अब अगर इसकी बात करें तो 7000 टन का विस्थापन है इसमें, 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब हैं, K-15 और K-4 मिसाइलों से ये लेस है। ये भारत की जो नो फर्स्ट यूज नीति है उसके तहत जवाबी जो हमला है उसकी गारंटी देता है। अब इनको अगर अपने कंपैरिजन मोड में पढ़ें, जो परमाणु पनडुब्बियां हैं उसमें एक तो आईएनएस अरिदमन आती है, एक आईएनएस अरिहंत आती है, और एक आती है आईएनएस अरिघात। ये तीनों ही परमाणु पनडुब्बियां हैं। अगर इनके जल विस्थापन की बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें आईएनएस अरिदमन का जल विस्थापन है, जो कि 7000 टन का है। आईएनएस अरिहंत और अरिघात दोनों का ही 6000 टन का ही जल विस्थापन है। वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स की बात करें तो अरिदमन में 8 हैं, जबकि इन दोनों में इसकी आधी ही है, 4 ही है। मारक क्षमता आपको K-15 और K-4 मिसाइलों से लेस है। तो आपको मैं बता दूं K-15 700 किलोमीटर की मारक क्षमता में है, और जो आपके K-4 है वो 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। अरिहंत जो है उसमें सिर्फ K-15 है, और अरिघात में K-4 और K-15 दोनों ही है। परमाणु रिएक्टर की बात करें तो इसमें अरिदमन में कोई भी परमाणु रिएक्टर निर्दिष्ट नहीं है, जबकि इन दोनों के अंदर 83 मेगावाट का लाइट वाटर है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए पनडुब्बियों के प्रकार से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे एक तो SSBN है। ये क्या है, SSBN है शिप सब मर्सियल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, जो कि आपके जो सामरिक प्रतिरोध होते हैं उन परमाणु मिसाइलों से लेस होती है। SSN क्या होता है, शिप सबमर्सियल न्यूक्लियर, जो कि परमाणु हथियारों से हमला और निगरानी करती है। SSGN क्या होती है, शिप सबमर्सियल गाइडेड न्यूक्लियर, पारंपरिक जो वॉर हेड्स होते हैं उनके साथ निर्देशित मिसाइलें दागना। ये सब ये तो कंसेप्चुअल बात है, करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है। खैर, तो ये था बेसिकली आपके SSBN है आईएनएस अरिदमन, ध्यान रखना SSBN यानी कि जो कि सामरिक प्रतिरोध परमाणु मिसाइलों से लेस हो। अगली न्यूज है आपके प्रोजेक्ट 17A, जो आपको ऊपर भी बताया था, उसका फ्रिगेट महेंद्रगिरी। ठीक है, आईएनएस 17A फ्रिगेट महेंद्रगिरी। तो ये आपके जो नीलगिरी श्रेणी है उसका छठा जहाज है। नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट का छठा जहाज है। कौन सा, महेंद्रगिरी, जिसको कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो मुंबई के अंदर है उसके द्वारा डिलीवर किया गया है 30 अप्रैल 2026 को। ठीक है, तो महेंद्रगिरी आपसे पूछ ले तो नीलगिरी श्रेणी का ही छठा जहाज है, और दूनागिरी जो है वो 5वां था। अगला आता आईएनएस तारागिरी। आईएनएस जो तारागिरी है वो भी प्रोजेक्ट 17A के तहत मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई के द्वारा ही निर्मित है, और ये आपका चौथा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट है। ध्यान रखना, इसके तहत चौथा स्टील्थ फ्रिगेट है प्रोजेक्ट 17A के तहत, आईएनएस तारागिरी।
इसको 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम के अंदर नेवी के अंदर शामिल किया गया है। और ये सेल जो है, जो कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके द्वारा निर्मित 4000 टन विशेष ग्रेड जो स्टील है उसका उपयोग किया गया है इसके अंदर। तो ये आईएनएस तारागिरी है। महेंद्रगिरी तो छठा जहाज है प्रोजेक्ट 17A के तहत, और तारागिरी जो है वो आपके चौथा स्टील्थ ब्रिगेड है। कैसे याद रखोगे, तो महेंद्र लिखो आप, ठीक है, फिर गिरी लिखो। कितने हो गए, 6 हो गए लेटर टोटल। तारागिरी में कितने हैं, 4 ही हैं, तो ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, अगली न्यूज है आईएनएस सुनैना से रिलेटेड। आईएनएस सुनैना है क्या बेसिकली, ये आपके पेट्रोलिंग वेसल है। पेट्रोलिंग वेसल जैसे आपने पेट्रोलिंग पुलिस आपने पीसीआर देखी होगी, है ना। तो सरयू श्रेणी जो है उसका ये स्वदेशी अपतटीय गश्ती पोत है आईएनएस सुनैना। ठीक है, पेट्रोलिंग वेसल है, ध्यान रखना, सरयू श्रेणी का, जो कि भारतीय नौसेना की जो आईओएस सागर पहल है उसके तहत दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर के अंदर क्षमता निर्माण के लिए तैनात किया गया है। ध्यान रखना, इसको तैनात कहाँ किया गया है, आईएनएस सुनैना को दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर के अंदर। ठीक है, जो आईओएस सागर पहल है उसके तहत। और ये क्या है बेसिकली, तो ये सरयू श्रेणी का एक ओपीवी है। ओपीवी का मीनिंग होता है ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल, यानी कि स्वदेशी अपतटीय गश्ती पोत है। इसके अलावा ये प्रश्न आपने एसआई के अंदर देखा ही होगा, 5 अप्रैल वाली या 6 अप्रैल वाली शिफ्ट के अंदर, लोकायन 26 अभियान, जो कि आईएनएस सुदर्शनी जो है वो कर रही है। कौन कर रही है, आईएनएस सुदर्शनी, जो कि गोवा शिपयार्ड के द्वारा निर्मित 3 मास्टर्स पाल प्रशिक्षण पोत है। और ये जो है आपके आईएनएस जो सुदर्शनी है, ये 20 जनवरी 2026 से टोटल 10 महीने लंबे एक ऐतिहासिक, जिसको लोकायन 26 नाम दिया गया, उस अभियान के ऊपर है, जिसमें ये 13 कंट्रीज के 18 जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, उनकी 22,000 किलोमीटर की 22,000 समुद्री मील जो है यात्रा करेगा। तो ध्यान रखना, लोकायन 26 जो अभियान है वो कौन कर रहा है, आईएनएस सुदर्शनी कर रही है, जो कि एक प्रशिक्षण पोत है। और 20 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ है। टोटल 10 महीने की अवधि का ये अभियान है, जिसके तहत ये 13 देशों के 18 बंदरगाहों के टोटल 22,000 समुद्री मील की यात्रा करेगी। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है। और इसने फ्रांस का जो एस्केल आ सेत्ते 2026 उत्सव है उसके अंदर कांस्य पदक भी जीता है, और अटलांटिक महासागर पार करने वाला दूसरा स्वदेशी पोत भी ये बन गया है, आईएनएस सुदर्शनी। ठीक है, तरंगिनी के बाद में इसने ये कारनामा किया है। ठीक है, दूसरा है ये। अगला आता है डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना। डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना क्या है, तो ये आपके टीटागढ़ रेल सिस्टम कोलकाता जो है, कोलकाता के अंदर जो है उसके द्वारा बनाई जा रही 5 अत्याधुनिक गोताखोरी नौकाओं में से चौथे जहाज DSC A23, जिसको अपने यार्ड 328 भी बोलते हैं, उसका 19 अप्रैल 2026 को जलावतरण हुआ है। ये जो डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना है उसके तहत एक आप यार्ड बोल सकते हो DSC A23, जिसको शॉर्ट में यार्ड 328 भी बोलते हैं, इसका जलावतरण किया गया है। और ये इसके अंदर 5 जो हैं आपके गोताखोरी नौका है। ठीक है, क्या है इसमें, 5 गोताखोरी नौका है। किसने इसका निर्माण किया है, इसका निर्माण किया है टीटागढ़ रेल सिस्टम कलकत्ता के द्वारा। ठीक है, और इसका जलावतरण कब हुआ है, 19 अप्रैल 2026 को। और इन 5 जो गोताखोरी नौका है उसमें से जो चौथा है वो उसका नाम है DSC A23 यार्ड 328, इसका अब जलावतरण हुआ है, 4th का। ठीक है, इस परियोजना में टोटल 5 गोताखोरी नौकाओं का जलावतरण होना है, जिसमें से चौथी का हो चुका है, जिसका नाम है DSC A23। और ये आपके कैटामरैन जो पतवार संरचना है उस पर आधारित है।
आगे फिर छोटी छोटी न्यूज है, जैसे कि आपके आईएनएस कल्पेनी, आईएनएस जो कल्पेनी है वो आपके कार कैसे, कल्पेनी कैसे कार निकोबार श्रेणी जो है उसका वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है जो पुनः चर्चा में रहा है। ठीक है, आईएनएस निरीक्षक की बात करें तो ये भारत और श्रीलंका जो द्विपक्षीय गोताखोरी अभ्यास होता है जिसको अपने इन SLN डाइवेक्स बोलते हैं, इन SLN नाम से स्पष्ट हो रहा है, इन से इंडिया, SLN से श्रीलंका और डाइवेक्स 2026 में भाग लेने वाला नौसैनिक पोत है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक युद्धाभ्यास होता है जिसको अपने बोलते हैं इन SLN डाइवेक्स, उसका जो चौथा संस्करण कोलंबो में हुआ है उसमें ये इसने भाग लिया है। किसने? INS निरीक्षक ने। लार्ज कैविटेशनल टनल LCT लार्ज कैविटेशनल टनल, तो ये जो टनल है ये नौसैनिक जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला है जिसको NSTL बोलते हैं, ठीक है, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब, ठीक है, नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापट्टनम के अंदर है ये। यहाँ पर रक्षा मंत्री के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है, किसकी? लार्ज कैविटेशनल टनल की। और ये जो है ये पनडुब्बियों और जहाजों के शोर को कम करने और जो स्वदेशी डिजाइन परीक्षण है उसके लिए एक बुनियादी ढांचा है। अगली अगर यहां पर बात करें तो वो है इंटीग्रेटेड कॉम्बैक्ट सूट, इंटीग्रेटेड कॉम्बैक्ट सूट और एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन। ठीक है, एक तो ICS इंटीग्रेटेड कॉम्बैक्ट सूट और एक AIP एयर डिपेंडेंस प्रोपल्शन। ठीक है, तो पनडुब्बियों की पानी के नीचे रहने की जो क्षमता है जिसको अपने स्टिल्थ बोलते हैं उसको बढ़ाने वाले नई प्रणाली जो कि स्वदेशी फास्फोरिक एसिड ईंधन सेल पर कार्य करती है। तो ये जो आपकी नवीनतम प्रणाली है, ठीक है ना, कॉम्बैक्ट इंटीग्रेटेड कॉम्बैक्ट सूट और एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन, जो पहले प्रणाली थी उसको स्टिल्थ बोलते थे, उसका ही अपडेटेड वर्जन है, आप ऐसे समझ लो इसको। ठीक है, और इसके अंदर स्वदेशी जो फास्फोरिक एसिड ईंधन सेल है उस पर ये कार्य करती। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है ये किस पर कार्य करती है? फास्फोरिक जो एसिड ईंधन सेल है उस पर ये कार्य करती है। रणनीतिक नौसैनिक अड्डा ये कहां पर बन रहा है? ये हल्दिया के अंदर बन रहा है जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है। भारतीय नौसेना इसका जो है स्थापना कर रही है, नया बेस जो है इसका स्थापित किया गया है। कहां पर? हल्दिया पश्चिम बंगाल के अंदर रणनीतिक नौसैनिक अड्डे का। ठीक है, अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं कुछ। भारतीय नौसेना के अंदर शामिल INS जो अरिदमन है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह भारत की तीसरी स्वदेशी अरिहंत श्रेणी की परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी यानी कि SSBN है। ठीक है, INS अरिदमन तीसरी है, बिल्कुल सही है। इसका जल विस्थापन 7000 टन है, बाकी का 6000 टन था। और ये 8 वर्टिकल लॉन्चर ट्यूब से लेस है, ये भी बताया था 8 है और वो बाकी दोनों 4-4 हैं। ये K-15 और K-4 मिसाइलों को दागने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सत्य कथन आपसे पूछे तो तीनों ही हो जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि अपना है सैन्य विमानन, ड्रोन और तट रक्षक बल से रिलेटेड। ठीक है, सेना के जो विमान होते हैं एक तो वो पढ़ने हैं अपने को, एक ड्रोन पढ़ने हैं और एक अपने जो तट रक्षक बल है उसको अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला जो एयरक्राफ्ट है उसका नाम है एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट।
क्या नाम है, एयरबस C295, ठीक है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये क्या चीज है बेसिकली, ये आपका जो मेड इन इंडिया है, भारत का जो पहला मेड इन इंडिया सैन्य विमान है वो है। मेड इन इंडिया जो पहल थी उसके अंदर बहुत सारी चीजें मेड इन इंडिया होनी चाहिए, उसमें ये भी शामिल था, डिफेंस के अंतर्गत जो आपके विमान है वो भी मेड इन इंडिया होने चाहिए, जिसके तहत सबसे पहले इसी का निर्माण किया गया था, इस एयरक्राफ्ट का, जिसका नाम है एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। और अभी क्या न्यूज़ है इससे रिलेटेड, तो अभी इससे रिलेटेड न्यूज़ ये है कि 11 जून 2026 को इसका जो फ्लाइट टेस्ट किया गया है वो पूरी तरह से सफल रहा है। और कहां से ये फ्लाइट टेस्ट किया गया, वडोदरा गुजरात से। कब, 11 जून 2026 को। और ये जो है ये टाटा एडवांस जो सिस्टम लिमिटेड है और जो एयरबस की वडोदरा असेंबली लाइन है उसके अंदर निर्मित हुआ है, ठीक है ना। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और जो एयरबस की जो वडोदरा असेंबली लाइन है उसके अंदर निर्मित हुआ है। और ये वायुसेना के 40 विमानों की श्रृंखला का पहला विमान है, ठीक है ना। इसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए, स्पेन के साथ में जो भी अमाउंट दी हुई है वो आपको याद करने की नीड नहीं है। जो डील हुई थी भारत और स्पेन की, जो डील हुई थी उसके तहत 16 स्पेन के अंदर और 40 जो है वो भारत में बनने हैं, ठीक है। 40 विमानों की जो टोटल डील हुई है भारत और स्पेन के बीच में, 40 तो भारत के ही हैं, ठीक है, 16 स्पेन के अंदर बनाए जाएंगे। निजी क्षेत्र के द्वारा सैन्य विमान निर्माण का पहला ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, किसी भी प्राइवेट कंपनी के द्वारा सैन्य निर्माण जो है उसका ये पहला बड़ा प्रोजेक्ट है ना। डिफेंस टेक में निजी कंपनियां, अब जैसे स्पेस टेक के अंदर तो काफी आपने पढ़ा होगा निजी क्षेत्र का योगदान, लेकिन यहाँ डिफेंस टेक के अंदर ये निजी क्षेत्र का जो है पहला बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। नाम क्या है, एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो कि भारत का जो पहला मेड इन इंडिया सैन्य विमान है वो है, जिसको कि 11 जून 2026 को वडोदरा गुजरात से फ्लाइट टेस्ट किया गया, जो कि सफल रहा। इसका निर्माण हुआ है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस की जो आपके वडोदरा असेंबली लाइन है वहां पर। वायुसेना के 40 विमानों की जो श्रृंखला थी उसका ये पहला विमान है। और ये भारत और स्पेन के बीच में डील हुई थी, जिसमें स्पेन में 16 और भारत के अंदर 40 जो है ऐसे विमान बनने हैं, और उस 40 में से ये पहला है, ध्यान रखना, ठीक है। और निजी क्षेत्र के द्वारा सैन्य विमान निर्माण का ये पहला बड़ा प्रोजेक्ट। अगला आता है दिव्यास्त्र MK1। अगला आता है दिव्यास्त्र MK1। अब ये क्या है दिव्यास्त्र MK1, तो ये आपके स्वदेशी जो स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है होवरित, उसके द्वारा निर्मित लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है, ठीक है ना। क्या है ये, एक म्यूनिशन ड्रोन है। कौन सी कंपनी ने इसका निर्माण किया, होवरित ने, जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है इंडिया की ही। क्या नाम है, होवरित। ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है किसने इसका निर्माण किया, होवरित ने इसका निर्माण किया है। और क्या है, ये एक ड्रोन है बेसिकली, जो कि लॉइटरिंग म्यूनिशन पर काम करता है। तो लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है ये दिव्यास्त्र MK1। किसने निर्माण किया है, होवरित, जो कि एक स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी है। और इसका जो सफल परीक्षण हुआ है वो कहां से हुआ है, वो हुआ है जोधपुर से मोबाइल लॉन्चर के थ्रू, ठीक है। ये 75% स्वदेशी उपकरणों से निर्मित है। इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर है और ये 5 घंटे की उड़ान क्षमता भी इसमें है, ठीक है। ये है दिव्यास्त्र MK1, जो कि जोधपुर के अंदर मोबाइल लॉन्चर से परीक्षित किया गया है। होवरित जो कंपनी है उसने इसका निर्माण किया है और ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है। और 75% से अधिक स्वदेशी उपकरणों का इसमें यूज किया गया है। 5 घंटे की उड़ान क्षमता है, 500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। इसके बाद अगर अपने बात करें तो वो है आपके स्वदेशी एयर कुशन वाहन। स्वदेशी एयर कुशन वाहन, जिसको बोलते हैं होवरक्राफ्ट। क्या बोलते हैं, होवरक्राफ्ट।
स्वदेशी एयर कुशन वाहन होवरक्राफ्ट जो है इसका निर्माण किया है चोगुले एंड कंपनी के द्वारा। ठीक है, एयर कुशन वाहन जिसको होवरक्राफ्ट बोलते हैं उसका निर्माण किसने किया है? चोगुले एंड कंपनी ने। और ये 6 जो स्वदेशी वाहन थे उसकी श्रृंखला का पहला वाहन है, ध्यान रखना। 40 में तो पहला कौन सा था? ये। और ये जो 6 स्वदेशी वाहनों की श्रृंखला थी उसका ये पहला वाहन है जिसका नाम है एयर कुशन वाहन होवरक्राफ्ट। 18 जून 2026 को गोवा के अंदर इसको भारतीय तट रक्षक जो बल है उसमें इसको शामिल किया गया है। किसको? होवरक्राफ्ट को, ध्यान रखना। पहला वाहन है 6 वाहनों में से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर अपने बात करें तो आता है ICGS अक्षय और ICGS अचल। ICGS अक्षय और ICGS अचल, तो ये आपके जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है उसके द्वारा निर्मित है। ICGS अक्षय और ICGS अचल जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित है। नई पीढ़ी के त्वरित जो है आपके पेट्रोलिंग वेसल्स हैं, फास्ट पेट्रोलिंग वेसल है, FPV हैं, गश्ती जहाज हैं जिन्हें तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। 50% से अधिक स्वदेशी घटकों से युक्त हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है ICGS अक्षय और ICGS अचल क्या है? तो ये आपके जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है उसके द्वारा निर्मित एक फास्ट पेट्रोलिंग वेसल्स हैं। ठीक है, त्वरित गश्ती जहाज है जिनको भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। 14 फास्ट पेट्रोल वेसल परियोजना जो है जिसके तहत MDL मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई के अंदर FPV4 की कील स्थापना और FPV7 की प्लेट कटिंग जो है वो संपन्न हुई है। कोई खास न्यूज नहीं है, छोड़ सकते हो। प्रोजेक्ट वायु बाण, इसको जरूर पढ़ के जाना। प्रोजेक्ट वायु बाण, क्योंकि जो अनइम्पोर्टेंट है RPSC वही पूछेगी। प्रोजेक्ट वायु बाण वायुसेना के डायरेक्टरेट ऑफ एरोस्पेस डिजाइन जो है उसके द्वारा संचालित भारत का पहला हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड ड्रोन प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट वायु बाण नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रोजेक्ट वायु बाण जो है वो भारत का पहला हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड ड्रोन प्रोजेक्ट है। ठीक है, वायुसेना का जो डायरेक्टरेट ऑफ एरोस्पेस डिजाइन है उसके द्वारा ये संचालित है। DAD, डायरेक्टरेट ऑफ एरोस्पेस डिजाइन, उसके द्वारा ये संचालित है। भारत का पहला हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड ड्रोन प्रोजेक्ट है। और ये एक हाइब्रिड सर्विलांस और लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है जिसकी रेंज है 50 से 80 किलोमीटर। ये सब आपको याद नहीं करने हैं, रेंज कितनी है वगैरह। RPSA कार्यक्रम क्या है? RPSA कार्यक्रम है रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जो कि भारतीय वायुसेना की एक परियोजना है जो कि है 39,000 करोड़ रुपए की। 39,000 करोड़ रुपए की परियोजना है भारतीय वायुसेना की, RPSA। इसके तहत DRDO क्या करेगा? डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर मॉडल पर घातक जो आपके UCAV होते हैं, मानव रहित कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल्स होते हैं, उनका विकास करेगा। यानी ऐसे व्हीकल्स का निर्माण करेगा जिनमें मानव नहीं होगा लेकिन वो अटैक करेंगे। ठीक है, तो ऐसे UCAV जो है इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाएंगे। ठीक है, ये आपके RPSA कार्यक्रम है। इसके बाद आता है एटलस ड्रोन स्वाम सिस्टम जो कि चीन का है। ठीक है, यही पूछेगा बस कि एटलस ड्रोन स्वाम सिस्टम किस कंट्री का है? चीन का। चीन के द्वारा विकसित वाहनों पर आधारित एक सैन्य तकनीक है जो एक साथ 96 से अधिक फिक्स्ड विंग जो ड्रोन है उनको युद्ध क्षेत्र में तैनात कर सकती है। अगला आता है सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, SKAT। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, SKAT। ये जो IAF है, इंडियन एयरफोर्स, उसका जो 52वां स्क्वाड्रन है जिसको अपने द शार्क्स बोलते हैं, उसकी प्रतिष्ठित टीम जो कि लाल सफेद BAE हॉक MK132 विमानों का उपयोग करती है। ये जो टीम है बेसिकली ये आपके इंडियन एयरफोर्स की टीम है। उसका जो 52nd स्क्वाड्रन है जिसको द शार्क्स भी बोलते हैं, उसकी एक प्रतिष्ठित टीम है जो क्या करती है? लाल सफेद जो BAE होते हैं, BAE हॉक MK
132 जो विमान होते हैं इनका ये उपयोग करती है। और अभी क्यों चर्चा में है, तो अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने अपनी स्थापना के 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं 26 मई 2026 को। ठीक है, कहां पर इसने स्थापना दिवस मनाया? एयरफोर्स स्टेशन जो है बिदर कर्नाटक के अंदर, वहां पर इसने अपना स्थापना दिवस मनाया। और इसका ध्येय वाक्य ध्यान रखना, सदैव सर्वोत्तम। नाम सूर्य किरण एरोबेटिक टीम है, नाम से ही है, तो सदैव सर्वोत्तम ही होगा ध्येय वाक्य। ठीक है, तो ये आपके सूर्य किरण एरोबेटिक टीम है। क्या क्या फैक्ट पूछे जा सकते हैं? इंडियन एयरफोर्स की कौन सी स्क्वाड्रॉन है? 52वीं, जिसको द शार्क्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, किन का यूज करती है? तो ये लाल सफेद जो BAE हॉक MK-132 विमान होते हैं उनका यूज करती है। और अभी अभी इसने अपनी स्थापना के 30 वर्ष पूरे किए हैं 26 मई 2026 को। एयरफोर्स स्टेशन जो बिदर के अंदर है कर्नाटक में, वहां पर इसने स्थापना दिवस मनाया। और इसका ध्येय वाक्य है सदैव सर्वोत्तम। अगली न्यूज है हेलीकॉप्टर MRO के अंदर। MRO का मीनिंग होता है रख रखाव, मरम्मत और नवीनीकरण। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर MRO के अंदर कहां पर मनाया जा रहा है? कौन मना रहा है? पहली बात तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो हेलीकॉप्टर MRO के अंदर जो है वो बना रहा है। कहां पर? असम के अंदर मीसामारी के अंदर सोनितपुर सोनितपुर जो जिला है वहां पर मीसामारी जो स्थान है वहां पर असम के अंदर जो है हेलीकॉप्टर MRO केंद्र जो है वो बनाया जा रहा है। ठीक है, फिर आता है तेजस जो है उसकी 25वीं वर्षगांठ। ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ही बनाया है तेजस। और ये 4.5 जनरेशन का हल्का स्वदेशी मल्टी रोल फाइटर जेट है। उसकी पहली उड़ान के 25 साल हो चुके हैं। तेजस ने जब अपनी पहली उड़ान भरी थी उससे लेकर अब वर्तमान में 25 साल हो चुके हैं। ठीक है, और इसका निर्माण तेजस का किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। F-15 जो लड़ाकू विमान है, F-15 लड़ाकू विमान, जिसको अपने F-15 स्ट्राइक ईगल भी बोलते हैं, ये अमेरिका का दोहरी भूमिका वाला एक लड़ाकू विमान है। इसमें 5वीं पीढ़ी के F-35 के विपरीत स्टील्थ तकनीक जो है वो नहीं पाई जाती है, यानी कि अत्याधुनिक है। भैरव बटालियन क्या है? अक्टूबर 2025 के अंदर गठित भारतीय सेना की उच्च तकनीकी लाइट कमांडो यूनिट है। भैरव बटालियन क्या है? भारतीय सेना की उच्च तकनीकी लाइट कमांडो यूनिट है। अक्टूबर 2025 में इसका गठन हुआ है। प्रश्न, एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के पहले मेड इन इंडिया C295 सैन्य विमान ने वडोदरा गुजरात से पहली सफल फ्लाइट टेस्ट की। बिल्कुल सही है। इसका निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एयरबस की वडोदरा असेंबली लाइन में। बिल्कुल ठीक है। भारत में किसी निजी क्षेत्र के द्वारा सैन्य विमान निर्माण का पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल सही है, तीनों ही सही। इसके बाद तो क्वांटम मिशन से रिलेटेड आ गए। अभ्यास अभी अपने पढ़ेंगे। हम्म तो ये अगला प्रश्न आपके, अगर आपको जूमिंग करना पड़ेगा यहां से, मुझे लगता है INS संशोधक आप सबको पता है विशाल जो सर्वेक्षण पोत श्रेणी है उसका चौथा जहाज था। ठीक है, इसके अलावा INS दूनागिरी आपको पता है कि नीलगिरी श्रेणी का 5वां जो है वो स्टील्थ फ्रिगेट है। और जो INS अग्रय है, अगर अपने यहां पर देखें तो A का हो गया 2, A का यहां पर हो गया 2। ठीक है, फिर B का 1 है, अब C और D में है। तो INS जो सुदर्शनी है, एक तो थी सुनैना, और ये है INS सुदर्शनी। ये आपके INS अग्रय पाल प्रशिक्षण पोत था ना, और सुदर्शनी थी पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्ध पोत, है ना। तो डी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 3, तो सी इसका आंसर हो जाएगा।
अच्छा, बीच बीच में प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। स्पेस टेक का हो गया, ठीक है। तो अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, और अगला सेगमेंट है अपना सैन्य अभ्यास एवं रक्षा संवाद का, ठीक है। अब अपने बेसिकली जो युद्धाभ्यास होते हैं उनको पढ़ने वाले हैं, और ये बहुत जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको आते हैं। जैसे पहला इसमें आता है 13वां मिलन। अब मिलन नाम से स्पष्ट हो रहा है इसमें बहुत सारे कंट्रीज शामिल होंगी, मिलन करेंगी, ठीक है। तो इसका आयोजन सबसे पहले तो कहां पर हुआ है, विशाखापट्टनम में। कहां पर हुआ है, विशाखापट्टनम के अंदर। और ये 75 जो मित्र देश थे उसने इसमें भाग लिया, ध्यान रखना 75 कंट्रीज ने इसमें भाग लिया है। समापन इसका हुआ आईएनएस विक्रांत के ऊपर, और इसी दौरान जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू जो है वो भी संपन्न हुआ, जिसकी थीम थी समुद्र के माध्यम से एकजुट। ये मेलन अभ्यास था। फिर आता है सिनबेक्स। सिनबेक्स सी से कंबोडिया हो जाएगा। तो भारत और कंबोडिया के बीच में आयोजित होता है। कौन सा संस्करण है वो सब याद करने की नीड नहीं है। कहां पर आयोजित हुआ है ये जरूर याद करना है, कंबोडिया के कंपोंग सेपोउ जो प्रांत है वहां पर इसका आयोजन हुआ है। अगला आता है बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026। तो ये जो प्रगति 2026 है ये आपके मेघालय के अंदर जो उमरोई है वहां पर भारत और जो 12 मित्र देश हैं भारत के, उनके बीच में आयोजित एक रक्षा सहयोग कार्यक्रम है। अब क्या आपको ये 12 देश याद करने की नीड है? नहीं, सीधा सीधा याद रखो, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम, ठीक है। ये भारत के जो मित्र देश हैं बेसिकली 12, भारत प्लस उसके 12 जो मित्र देश हैं उनके बीच में ये प्रगति 2026 जो है वो आयोजित हुआ है। कहां पर? मेघालय के उमरोई के अंदर। इसके बाद लामितीय, आप सबको पता है अभ्यास लामितीय भारत और सेशल्स के बीच में होता है, और ये एक त्रिसेवा अभ्यास है। और त्रिसेवा है तो इसमें आईएनएस त्रिकंड ने भाग लिया। किसने भाग लिया? त्रिकंड ने। त्रिसेवा अभ्यास है तो त्रिकंड भाग लेगा इसमें। खंजर और वज्र प्रहार, आप सबको पता है जो खंजर है वो भारत करता है किर्गिस्तान के साथ में, और वज्र प्रहार करता है अमेरिका के साथ में, ठीक है। अब ये आयोजित कहां पर हुए हैं? तो खंजर जो है वो आयोजित हुआ है आपके मीसामारी असम के अंदर। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि मीसामारी असम के अंदर सोनितपुर जो जिला है मीसामारी असम के अंदर, वहां पर और क्या चीज जो है वो अभी आपने पढ़ी थी। तो 13वां जो खंजर अभ्यास है वो मीसामारी असम के अंदर ही किर्गिस्तान के साथ, और वज्र प्रहार जो है वो आपके कहां पर आयोजित हुआ है? बकलो के अंदर, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, अमेरिका के साथ होता है। ग्रीन बेरेट्स, अमेरिका का जो ग्रीन बेरेट्स है उसके साथ ये संपन्न हुआ है। फिर धर्म गार्जियन, आप सबको पता है जापान के साथ में भारत का एक युद्धाभ्यास है। कहां पर हुआ है? चोबरिया उत्तराखंड के अंदर, मतलब पहाड़ी इलाकों में ही हो रहे हैं। डस्ट लीग 2026 जो है आपको पता है भारत और उज्बेकिस्तान, खंजर तो होता है किर्गिस्तान के साथ, डस्ट लीग होता है उज्बेकिस्तान के साथ, और ये हुआ है नमगान के अंदर, उज्बेकिस्तान के। इसके अलावा एक होता है पासेक्स, जो आपके पासेक्स है ना, उसमें आपके आईएनएस जो त्रिकंड है उसने केन्या नौसेना के साथ, और जो आईएनएस सुनैना है उसने मालदीव के तटरक्षक जहाज गाजी के साथ में अभ्यास किया है। पासेक्स के थ्रू 2 कंट्रीज के साथ में अभ्यास हुआ है, एक तो केन्या और एक मालदीव। आईएनएस जो त्रिकंड है उसने तो केन्या नौसेना के साथ में अभ्यास किया है, जबकि जो सुनैना है आईएनएस उसने मालदीव का जो तटरक्षक जहाज गाजी है उसके साथ में अभ्यास किया। साइक्लोन 4, साइक्लोन 4 आपको पता है भारत और मिस्र के बीच में होता है, ठीक है। कहां पर हुआ है? अशांश मिस्र के अंदर। इसके बाद में कुछ और अभ्यास है, जैसे अग्नि वर्षा, अग्नि परीक्षा और अभ्यास सांझा शक्ति। तो अग्नि वर्षा तो अब पोखरण में नीड है क्योंकि पोखरण सूखा है, तो पोखरण के अंदर दक्षिणी कमान के द्वारा अग्नि वर्षा हुआ है।
फिर अरुणाचल प्रदेश में हुआ है अग्नि परीक्षा आईटीबीपी के, और पुणे के अंदर हुआ है आपके अभ्यास साझा शक्ति। रण संवाद 2026 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रण संवाद 2026 जो है वो वायुसेना जो प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु है उसके अंदर आयोजित एक त्रिसेवा संगोष्ठी है, जिसका विषय है बहुक्षेत्रीय अभियान, पारंपरिक और अनियमित खतरों से निपटने की अनिवार्यता। इसकी जो परिकल्पना है वो आपके जो सीडीएस जनरल हैं अनिल चौहान उनके द्वारा की गई थी, और इसका पहला संस्करण हुआ था 2025 में महू के अंदर। तो रण संवाद 2026 इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है ये क्या है, तो ये आपके जो वर्तमान में सीडीएस है अनिल चौहान उनके द्वारा की गई एक परिकल्पना है, जो कि पहला संस्करण इसका 2025 में महू में हुआ था। और ये कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये वायुसेना की जो प्रशिक्षण कमान है बेंगलुरु के अंदर वहां पर आयोजित होता है। एक त्रिसेवा संगोष्ठी है ये, जिसका विषय इस बार रहा है बहुक्षेत्रीय अभियान, पारंपरिक और अनियमित खतरों से निपटने की अनिवार्यता। अगला आता है टेकिंग कलम एंड कवच 3.0। अब ये क्या चीज है टेकिंग कलम एंड कवच 3.0? तो नई दिल्ली का जो मानेकशॉ सेंटर है वहां पर आयोजित एक रणनीतिक रक्षा संवाद सम्मेलन था ये। इसकी थीम थी टेकिंग जय फॉरवर्ड विद I2। अब जय का मीनिंग है जॉइंटलेस, आत्मनिर्भर एंड इनोवेशन। I2 का मीनिंग है इंडिजीनियसेशन एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये आपके है टेकिंग कलम और कवच 3.0 जो कि एक रक्षा संवाद सम्मेलन था, जिसकी थीम थी टेकिंग जय फॉरवर्ड विद I2। जय यानी जॉइंटलेस, आत्मनिर्भर, इनोवेशन, I2 इंडिजीनियस और इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। इसके बाद आता है सैन्य क्वांटम मिशन MQM नीति ढांचा, जो कि आपके सीडीएस जो अनिल चौहान है उनके द्वारा जारी नीति के सैन्य क्वांटम मिशन जो नीति है वो आपके जो वर्तमान में सीडीएस अनिल चौहान है उनके द्वारा जारी नीति है, जो कि सेनाओं के अंदर क्वांटम संचार, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसिंग और जो क्वांटम सामग्री है उसके उपयोग पर आधारित है। ऑपरेशन हिम राहत कहां पर चलाया गया? हिम राहत आपको पता है हिमपात या फिर जो बर्फबारी है उसमें फंसे नागरिकों को निकालने के लिए सेना का एक सफल अभियान है। कहां पर? सिक्किम के अंदर, पूर्वी सिक्किम के अंदर, ठीक है। इसके साथ ही ये जो पेंडिंग पोर्शन है ये भी पढ़ लेते हैं। लास्ट सेगमेंट आता है आपके रक्षा बुनियादी ढांचा और संगठन, जिसमें सबसे पहले आती है न्यूज DRDO जो कि 1958 में स्थापित हुआ था। इसने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया जनवरी 2026 के अंदर। अध्यक्ष वर्तमान में समीर V कामत। आदर्श वाक्य ये पूछा हुआ है RS प्री में, बलश्य मूलम विज्ञानम। प्रोजेक्ट दीपक की बात अगर अपने करें तो प्रोजेक्ट दीपक BRO का है, सीमा सड़क संगठन का है, सबसे पुराना प्रोजेक्ट है उनमें से एक है। BRO का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए शिमला के अंदर है, और BRO ने भी 4 मई 2026 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के जो पश्चिमी हिमालय जिले होते हैं वहां पर। CRBN फील्ड प्रशिक्षण केंद्र की अगर अपने बात करें तो DRDO के द्वारा बुराड़ी प्लेन्स, बुराड़ी कांड आप सबको पता है दिल्ली के अंदर, ठीक है। बुराड़ी प्लेन्स दिल्ली में स्थापित जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है CRBN फील्ड प्रशिक्षण केंद्र, और ये इनमास के तहत जो है काम करेगा। गोला बारूद निर्माण सुविधा कहां पर? नागपुर में निजी क्षेत्र की पहली मीडियम कैलिबर गोला निर्माण बारूद सुविधा का सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड में उद्घाटन हुआ है, छोड़ सकते हो। DIME डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो DIME डिजिटल प्लेटफॉर्म, पहले तो इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है डेपेट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिटर। और सेना जो है भारतीय सेना उसने रसद व्यवस्था को आधुनिक करने के लिए विसाग N के सहित सॉरी तो सेना ने विसाग N के सहयोग से जो है ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, DIME डिजिटल प्लेटफॉर्म।
इसके बाद इंपॉर्टेंट है रेडियो संगम। रेडियो संगम क्या है, आपने राजौरी गार्डन दिल्ली का नाम सुना होगा, छोले भटूरे, ठीक है। तो ये जो राजौरी है, बेसिकली ये राजौरी जम्मू कश्मीर के अंदर एक जिला है, ठीक है। राजौरी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर जिला है। वहां पर जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके पास जो भारतीय सेना है उसने एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो है वो स्टार्ट किया। पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जिसका नाम है रेडियो संगम। फ्रीक्वेंसी है 88.8। क्या फ्रीक्वेंसी है, 88.8 FM। जबकि इसी तरह उत्तराखंड के अंदर भी ऐसा ही एक था, इम्बेक्स ताराना। क्या नाम था, इम्बेक्स ताराना, जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 88.4 FM। रेडियो संगम की ध्यान रखना 88.8 FM है। कहां पर, जम्मू कश्मीर के राजौरी के अंदर। बेल जो है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसने कुछ रक्षा पहल शुरू की है जिसके तहत पुणे जो है वहां पर बनाया जाएगा AI का उत्कृष्टता केंद्र। पुणे के अंदर क्या बनाया जाएगा, AI का उत्कृष्टता केंद्र। और बेंगलुरु के अंदर जो है वो मिसाइल एकीकरण सुविधा, माउंटेन फायर कंट्रोल रडार और आकाश 3 और आकाश 4 रेजिमेंट युद्ध प्रणाली जो है वो शुभारंभ किए गए हैं, ठीक है। ये बेल की रक्षा पहले हैं। तो ये आपकी पूरी की पूरी डिफेंस टेक्नोलॉजी थी। अब अगर यहां पर अपने देखें तो आज मैंने आपको डिफेंस सारा ही पढ़ा दिया है, जितना भी करंट अफेयर्स था इससे रिलेटेड। ठीक है, तो 2930 एंड देन, अच्छा ठीक है, ये अन्य प्रौद्योगिकियों से रिलेटेड। अब कुछ एक दो प्रश्न अगर बचे हैं तो वो भी अपने देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, ये आप मिलन देख सकते हो कि जो मिलन है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है, विशाखापट्टनम में। सिनबेक्स आपको पता ही है। बहुत तबीयत खराब, रियल में बहुत ज्यादा, इसलिए 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी। खंजर आप सबको पता है किर्गिस्तान के साथ में होता है, वज्र प्रहार अमेरिका के साथ में होता है, सिनबेक्स कंबोडिया हो गया, ठीक है। ये आप मिलान कर लेना कहाँ पर है इसका। ए का 2 है, बी का 4 है, तो फिर ए ही हो गया इसका। ये अपने कर चुके हैं INS अग्रय। एक सेकेंड, INS अग्रय जो है वो आपके पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्ध पोत है, ठीक है। जबकि सुदर्शनी जो है वो आपके पाल प्रशिक्षण पोत है। तो इसका आंसर जो सही होगा वो कौन सा होगा, उसका आंसर होगा, क्योंकि INS अग्रय तो पनडुब्बी रोधी है, तो सी का तो हो गया 4 और डी का 3, तो इसका बी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा इसका, बी, ना कि सी, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी तो अपने ऑलमोस्ट, हाँ ये एक DRDO वाला है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत है। प्रोजेक्ट दीपक आप सबको पता है, शिमला मुख्यालय। सी CBRN केंद्र जो है वो कहाँ पर है, बुराड़ी प्लेन्स दिल्ली के अंदर। ये तो बस आपको ऐसे याद कराने के लिए बनाया गया प्रश्न है। चलो ठीक है, ये आपके डिफेंस के सारे क्वेश्चन हो गए, डिफेंस की सारी थ्योरी होगी। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। अगले पार्ट में मिलते हैं, साइंस टेक को खत्म करते हैं, उसके बाद में अपने स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।